गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं हूं आपका इतिहास का प्रवक्ता पवन और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। यदि आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आजकल जो वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा जो है हर वीडियो में हो रही है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चैनल का नाम है स्टडी हिस्ट्री विद पवन चौहान। चलिए आज का जो अध्याय है वो है अध्याय नंबर 10, उपनिवेशवाद और देहात। मतलब जब हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे तो उसमें जो देहात थे, गांव थे, उनमें जो आर्थिक नीतियां थी अंग्रेज़ों के द्वारा चलाई हुई, उनके ऊपर ये विश्लेषण जो है वो रहता है। ये अध्याय में यही चीज़ें हमने पढ़ी हैं। जो पिछला पार्ट था वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था, ख्याल रखना। उसमें दो हमने अर्थव्यवस्थाओं की या दो नीतियों की बात हमने जो है करी थी। एक था आपका इस्तेमारी बंदोबस्त और एक था रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो वेरी इंपॉर्टेंट था। आज हम इस दूसरे भाग में जो बात करने वाले हैं उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, महालवाड़ी बंदोबस्त। ये तीसरा बंदोबस्त था जिसकी चर्चा करेंगे। और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जैसे कि पहाड़िया लोग ये कहाँ किस क्षेत्र में बसे हुए थे और इनकी विशेषताएं क्या थी ये जानेंगे। ये लोग झूम खेती करते थे, ये झूम खेती क्या होती थी ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी पढ़ेंगे हम। और पहाड़िया जो लोग थे उनका ब्रिटिशों के साथ जो है क्या व्यवहार था या ब्रिटिश इनके साथ क्या व्यवहार करते थे, क्या नीतियाँ अपनाते थे, उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद संथाल लोग जो है आए, ये कौन थे, राजमहल की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है, ये सारी चर्चा करेंगे। और संथालों ने ब्रिटिशों के साथ जो विद्रोह किया था यह कब हुआ था और इसके पीछे कारण था ये जानेंगे। और फ्रांसिस बुकानन ये कौन है, इस 7 जो प्रश्नों की चर्चा आज हम करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक मानचित्र है, ये झारखंड का मानचित्र है। उसमें बंगाल जो है वो झारखंड में ही, बिहार बंगाल ये सारा क्षेत्र बंगाल में ही आता है। तो बंगाल में ही उस समय क्या था, जो राजमहल की पहाड़ियाँ जिसकी बात हम कर रहे हैं, राजमहल की पहाड़ियाँ, ये जो है राजमहल की पहाड़ियों का जो क्षेत्र है जो रांची के आसपास वाला क्षेत्र है। चलिए अब बात कर लेते हैं महालवाड़ी बंदोबस्त। ये तीसरा जो बंदोबस्त था जिसको हम आज पढ़ेंगे, इसकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे। पहले महालवाड़ी ये हमने पढ़ लिया है वैसे फर्स्ट उसमें, लेकिन फिर से मैं बता दूं कि ऐसा बंदोबस्त जो ना रैत से, ना किसान से था, ना ही आपके जमींदारों से था, बल्कि किसके साथ किया जाता था, ये किया जाता था समूचे भाईचारे से। गांव का जो समूचा भाईचारा था, पूरा गांव की जो जमीन देखिए, अगर यहाँ देख लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में महाल कहलाता है जो पूरा क्षेत्र होता है उस गांव का, तो इस महाल पूरा महाल का रेवेन्यू जो है वो डिसाइड किया जाता था कि कितना जो है यहाँ से जो है वो भू कर लिया जाता है, भू राजस्व जो कर लिया जाएगा। तो ये पूरे महाल का ही एक साथ तय किया जाता था। इससे क्या होता था कि जब कभी भी किसी व्यक्ति के जो है मान लीजिए किसी कारणवश उसको कोई पैसे की ज़रूरत हुई तो वो बोले दे, वो क्या करता था, दूसरे जो भाईचारे के लोग थे वो उसका जो भू राजस्व था उसको डिपॉजिट कर देते थे। इस प्रकार से उसको छूट मिल जाती थी। तो इस तरह से वो अपनी भूमि को बचा लेता था। तो ये जो तरीका था तीसरा, ये 2 तरह की जो व्यवस्थाएं थी, एक रैयतवाड़ी बंदोबस्त और एक था आपका स्थायी बंदोबस्त। उसका ही एक तोड़ निकाला हुआ था, ये कहें कि उसी को ही जो खामियां थी उसको देखते हुए ये महालवाड़ी बंदोबस्त जो है लाया गया था तीसरा। लेकिन इसे कहाँ लागू किया गया था, देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इसमें लागू किया गया था। और इसको किसने द्वारा जो है, कौन सा अंग्रेज अधिकारी थे, उनका नाम था रॉबर्ट बर्ट और जेम्स थॉम्सन नामक जो अंग्रेज अधिकारी थे, उनके द्वारा ये जो महालवाड़ी बंदोबस्त है वो लागू करवाया गया था। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में। और बाद में ये पंजाब के कुछ क्षेत्रों में भी जो लागू किया गया था। तो ये जो बंदोबस्त किसके साथ किया जाता, गांव के समूचे भाईचारे के साथ या समूह या महाल के साथ। क्लियर हो गया, इसलिए इसको कहा जाता है महालवाड़ी बंदोबस्त। क्लियर हो गया। इसकी विशेषताएं, क्या विशेषताएं, नंबर 1, ये जो बंदोबस्त था इसके अंतर्गत जो था भू राजस्व देने की जो जिम्मेदारी थी वो पूरे गांव की होती थी, गांव के लोगों की होती थी, ना कि इंडिविजुअल किसी एक सदस्य की। तो इससे क्या होता था, इससे नंबर 2, यदि कोई किसान किसी वजह से भू राजस्व अदा ना कर पाए, हो सकता है 2 कारण हो सकते हैं, बीमार है, हो सकता है उसकी फसल खराब है, हो सकता है जो जल गई, या हो सकता है उसकी बेटे की मैरिज है, बेटी की मैरिज के लिए उसको पैसे की ज़रूरत है, तो उस स्थिति में नहीं करवा पाएगा। तो उस स्थिति में क्या होता है, जो समूचा भाईचारा था वो आपस में मिलकर जो है उसका जो भू राजस्व था उसकी अदायगी थोड़ा थोड़ा करके डाल देते थे ना, और उसको दे देते थे। और इस प्रकार से
ये क्या था कि सरकार भी हानि से बच जाती थी और वो किसान भी जो है वो बच जाता था, क्योंकि और अगर आपने देखे होंगे बंदोबस्त उसमें क्या कहा गया था, अगर आप नहीं देंगे तो उस किसान की जो ज़मीन थी वो छीनकर या तो उसे बेच दिया जाता था या फिर उसे दूसरे किसान को दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से ये दो चीज़ों से बच जाता था। क्लियर हो गया। तीसरी विशेषता क्या थी, यह जो बंदोबस्त था दीर्घ समय के लिए किया जाता था, लंबे समय के लिए किया जाता था। इस बंदोबस्त को सबसे उत्तम, मतलब इश्तेवारी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी बंदोबस्त से भी उत्तम माना जाता था। ये तीसरी इसकी खामी नहीं, हम पढ़ रहे हैं इसकी विशेषताएं। और चौथी विशेषता क्या है, विशेषता नहीं इसका दोष कहेंगे हम, कि क्या था कि गांव के भाईचारे से वसूल किए जाने वाला भू राजस्व की जो दर थी वो बहुत अधिक थी। ये तीनों में ही, चाहे वो आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त था चाहे इस्तेमारी बंदोबस्त था, उसमें जो भू राजस्व था उसकी जो दर थी वो बहुत अधिक थी। तो यहाँ भी इसकी एक खामी थी कि इसकी दर बहुत अधिक थी। क्लियर हो गया। तो ये हो गया महालवाड़ी बंदोबस्त। अब आता है 15वां क्वेश्चन और वो है पहाड़िया लोग कौन थे और उनकी मुख्य विशेषताएं क्या थी। कुछ मैंने आपको बता दिया था मानचित्र के जरिए कि पहाड़िया लोग जो झारखंड की जो रांची के इलाका जो था वो, यहाँ अगर ये देखेंगे आप, ये इसमें जो है ये वही क्षेत्र है। पहाड़िया भी होती थी, साथ में जो है ज़मीन के साथ नीच में लगी होती थी। इस प्रकार से अब ये जो पहाड़ियाँ ना पूरी तरह से उत्खनन हुआ है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह के जो है मिनरल्स हैं जिनकी खुदाई होती है और इस प्रकार से ये पहाड़ियाँ पूरी तरह से सत्यानाश हो गया आज के समय में। लेकिन उस समय अंग्रेज लोग जो है इन पहाड़ियों के आसपास क्षेत्र में बस गए थे, राजमहल की पहाड़ियों में, क्योंकि इसके साथ जो ज़मीनें लगती थी वो बहुत ही उनके लिए खास थी और जंगल तो खास ही थे, और ख़ास तौर पर जब वहाँ पे मिनरल्स उनकी पहाड़ियों में मिलने लगे तो इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो गई। तो राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द ये जो लोग थे, अब इन पहाड़ियों में क्या थे, जो जंगल बहुत घने जंगल थे और इन जंगलों में जो लोग रहते थे आदिवासी लोग, ठीक है, उन लोगों को कहा जाता था पहाड़िया लोग। जैसे हिमाचल के लोग उनको क्या कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं ना, तो पहाड़ों में रहने वाले लोगों को क्या कहते हैं, पहाड़िया। तो समझ आएगी। लेकिन हम बात करें राजमहल की पहाड़ियाँ, कहाँ पड़ती है राजमहल की पहाड़ियाँ, झारखंड। आजकल वर्तमान में जो झारखंड है, रांची जो क्षेत्र है वहाँ पर उसको कहा जाता है राजमहल की पहाड़ियाँ। तो ये स्थायी तौर पर जो निवास करने वाले थे राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द, उनको कहा जाता था पहाड़िया लोग। क्लियर हो गया। इसकी विशेषता है नंबर 1, ये जो है भूमि का स्वामित्व। अगर आप देखेंगे बिल्कुल शॉर्टली मैंने यहाँ पर भूमि पर स्वामित्व नहीं, मतलब ये भूमि जैसे हमारे जिस जगह इलाके में रह रहे हैं, मान लीजिए घर मैंने बनाया तो वो घर की ज़मीन जो है मेरे नाम पे है, तो इनका कोई स्वामित्व नहीं है, इनकी ज़मीन कोई जो इनके नाम पर नहीं थी। ये पूरे प्रदेश को ही अपना जो है वो निजी भूमि मानते थे, ऐसा मान के ये चलते थे, लेकिन इनकी कोई अपनी निजी भूमि नहीं थी। दूसरा, झोंपड़ियाँ बनाकर रहना। इनका जो तरीका था, कैसे ये झोंपड़ियाँ बनाकर रहते थे, लेकिन इमली के पेड़ों के नीचे जो है ये बनाते थे, और उससे अपनी रात के समय में जो है, क्योंकि इमली के पेड़ में होते हैं कांटे होते हैं, और उन कांटों से रक्षा जो है वो जानवरों से वो करते थे। तो इसके अलावा आम का जो वृक्ष होता था वो छायादार वृक्ष होता था, वो भी इनके। तो ऐसी जगह जहाँ पर इमली के पेड़ हो और आम के वृक्ष हो, उस जगह के ऊपर झोंपड़ियाँ बनाकर रहते थे। ये दूसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता क्या कि बाहरी लोगों के प्रवेश को ये विरोध करते थे। बाहरी लोग जैसे अंग्रेज लोग पहाड़ी लोग में जब आकर बसने लगे या उस जगह के ऊपर उन्होंने अपनी जो कृषि करना शुरू करवाया, तो उस समय उन्होंने उनका विरोध किया। ठीक है, किन्होंने विरोध किया, हम बात कर रहे हैं पहाड़िया लोग। तो पहाड़िया लोग किसी दूसरे लोगों के प्रवेश पर विरोध करते थे। चौथा था, इनकी ये जो मुखिया के अधीन रहते थे। किसके अधीन रहते थे? मुखिया के अधीन। प्रत्येक जो कबीलाओं में रहने वाले लोग थे, उनका जो मुखिया होता था उसी के अंडर ये काम करते थे, एकता रखते थे, और जनजातियों और मैदानी लोगों से बहुत बार ये इनकी लड़ाइयाँ जो है, जो मैदानी हिस्सों में रहने वाले लोग थे उनके साथ इनकी लगातार लड़ाइयाँ जो है वो चली रहती थी। ठीक है। पांचवा आता है कि जंगलों में शिकार करना या झूम खेत करना, ये भी इनकी विशेषता थी कि जंगल इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पहले कह दिया, जंगल से ही उनको हर चीज़ें मुहैया जो है मिलती थी ज़िंदगी जीने के लिए। और झूम खेती क्या होती थी? झूम खेती होती कि एक खेत, क्योंकि उस समय जो है उर्वरकता तो होती नहीं थी, मतलब खादें जो कृत्रिम खादें होती नहीं थी, तो जब तक जो है एक जगह खेती करेंगे उसके बाद जो है उसको हटाकर जो है किसी दूसरी जगह, हटा के नहीं किसी दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ पेड़ पूड़ काटेंगे और खेत बनाएंगे और उसके ऊपर खेती करेंगे। जब तक उपजाऊपन वहाँ आए तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बढ़ते गए। तो ये झूम खेती और जंगल में उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये भी उनकी विशेषता है, उनमें शिकार करना।
तो ये सारी विशेषताएं थी पहाड़िया लोगों की। क्लियर हो गया। अब आता है अगला क्वेश्चन, वह झूम खेती। ये अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि झूम खेती क्या थी। झूम खेती वो थी जिसे कौन करते थे, पहाड़िया लोग करते थे। और किस लिए करते थे, अपने निर्वाह के लिए करते थे, जीवन निर्वाह के लिए करते थे। इसे झूम खेती जो है वो कहा जाता था। क्लियर हो गया। किसके द्वारा होती थी ये, पहाड़िया लोगों के द्वारा, राजमहल की पहाड़ियों के आसपास वाले क्षेत्रों में। अब आता है ये जो जंगल के एक छोटे से हिस्से में झाड़ियों को काटा जाता था। मैंने कहा ना कि झाड़ियों को काट किया जाता था, घास फूस जो उसको जला दिया जाता था। जैसे कि अगर इस चित्र में देखेंगे, काट दिया फिर जला दिया और वहाँ पर क्या हो गया, एक जो है अपना जो है वो खेत तैयार कर दिया और उसमें जो है बीज बोना, कुदाल की सहायता से, याद रखना कुदाल की सहायता से जमीन को खुरचते थे और उसमें बीज डालकर जो है खेती जो है वो करते थे। और जब तक जमीन का उपजाऊपन है तब तक खेती करेंगे, और जब उपजाऊपन खत्म हो जाएगा दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन एक और तरीका था उपजाऊपन को बढ़ाने के लिए, वो था कि जो राख होती थी, जिसको कोयला होता था ना, जो लकड़ी के बाद राख बचती थी, उसकी पोटास जो है वो कहाँ डालते थे, खेतों में डालते। आज भी ऐसा किया जाता है, जो राख है वो कहाँ डाल दिया थे, खेतों में, उससे उपजाऊपन थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ऐसा भी ये करते थे। तो कुछ वर्षों तक ये खेती करते तो उसके बाद दूसरा खेत बना लेते थे। और इस व्यवस्था को कहा जाता है, पूरी व्यवस्था को कहा जाता था झूम खेती। क्लियर हो गया जी। अब आता है चौथा प्रश्न कि जो पहाड़िया लोग थे उनके जीवन में वनों का क्या महत्व था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वन क्यों इंपॉर्टेंट थे। तो आइए, तो इजीली है, आपके लिए क्यों वन इंपॉर्टेंट है, उनके लिए भी उतना ही, क्योंकि वो तो जंगल में ही रहने वाले थे। हम तो जंगल में नहीं रहते, लेकिन ये सोच के कि वो जंगल में रहते थे, जंगल ही उनका घर था, तो आप सोचेंगे उनके हिसाब से आइडिया लगाएंगे कि क्या क्या है। नंबर 1 देखिए, वो जो इमली के पेड़ थे उनके लिए सुरक्षा होती थी, झोंपड़ी के मकान होते, और झोंपड़ी बनाने में क्या लगता है, सारी की सारी लकड़ियाँ लगती है, वो भी कहाँ से आती है, जंगल से आती है। तो एक सुरक्षा मिलती थी, और दूसरा क्या होता था, छाँव मिलती थी। कहाँ, आम के पेड़ों के नीचे उनको छाँव मिलती थी। तो ये हम बात कर रहे हैं वनों से उन्हें क्या क्या मिलता था, एक तो सुरक्षा मिली, छाँव मिली, और तीसरा क्या हुआ, खाने के लिए जो है वनों से क्या मिला, शिकार भी मिलता था। जंगलों में जाते शिकार करते, मार के लाते थे, खाते थे। महुआ के फूल जो है एकत्रित करते थे, और बेचने के लिए जो रेशम का कोया या काठ कोयला बनाने की लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती थी भाई, ये सारी चीज़ें उनको जंगल से ही मिलती थी। और चौथा क्या, वनों से उन्हें अपने पशुओं के लिए चारा भी मिलता था, जो पशु पालते थे, क्योंकि ये पशुपालक भी थे, कृषि भी करते थे और पशु भी चराते थे। तो ये सारी चीज़ें उनको कहाँ से मिलती थी, जंगल। तो इसलिए जंगल उनके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। क्लियर हो गया। तो वनों का ये शॉर्टली मैंने जो है ये चीज़ आपको बताया है कि आप इनको याद कर सकेंगे और ईजिली आपको आसानी से याद हो जाएगी। जैसे वनों का महत्व क्या है, सुरक्षा मिलना, छाँव मिलना, शिकार, फूल, रेशम के कोयला या फिर काठ कोयला मिलना, पशुओं के लिए चारा, बस इतना याद किया और क्वेश्चन आपका आंसर बन गया। अब आता प्रश्न नंबर 5, पहाड़ियों के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी। अब पहाड़िया लोगों के बारे में आप समझ गए ना। अब ये जो पहाड़िया लोगों ने और ब्रिटिश लोगों में आपस में क्या संबंध था, या ब्रिटिश लोगों ने क्या नीति अपनाई। देखिए, पहाड़िया लोग थे वो कभी भी बाहर वालों के ऊपर को जो है वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते थे। हमने पढ़ लिया इनकी विशेषताओं के बारे में। तो जो ब्रिटिश लोग जब यहाँ पर आए, या फिर जो मैदानी लोग थे उनके साथ, इनके मैदानी लोग, इनके ऊपर जो है बहुत बार जमीन को लेकर इनके साथ तनाव होता था। ब्रिटिश लोग तो इनके उधर जो पहाड़ियों में बसना शुरू कर दिया, तो इसलिए इनके ऊपर आक्रमण ये करते थे, और आक्रमण के कारण जो है इनमें जो है प्रतिशोध या दूसरों के, एक दूसरे के प्रति इन्होंने कैसी नीति अपनाई, क्रूरता की नीति। एक दूसरे को क्रूरता की, मतलब एक दूसरे को मारना जो है इन्होंने, ये हर संभव जो है चलता रहता था, हर दिन चलता रहता था पहाड़ियाँ और ब्रिटिश लोगों के बीच में। अब ब्रिटिश लोग, क्योंकि उनके पास जो है वे आधुनिक हथियार थे, गन उनके पास होती थी, गन का मतलब हुआ बंदूक उनके पास होती, जबकि पहाड़िया लोग जो है धनुष या तिरकमान जैसे या भाले चलाना जो है ये इनको आता था। लेकिन अब इनका पीछा किया जाने लगा ब्रिटिश लोगों के द्वारा, और इनके मौत के घाट उतारा गया। ये कोशिश की कि डराया जाए, इनको मारा गया, लेकिन भाई ये उनसे भी नहीं डरे। अब समस्या जो है दिनों दिन बढ़ रही थी। तो इससे क्या हुआ कि अब जो है उन्होंने विवश होकर, याद रखना ये डेट 1780 के दशक में जो है भागलपुर के जो कलेक्टर थे, नाम मैंने नहीं दिया लेकिन ये इतना याद रखना है कि भागलपुर के जो कलेक्टर थे उन्होंने क्या किया, पहाड़ियों के जो लोग थे उनके साथ मित्रता की नीति को अपनाने का जो है निर्णय किया। और वहाँ के जो भी उनको लगे कि जो थोड़ा सा उनकी भाषा को समझ सकते थे, उनके जो नेता थे जिनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था, अभी हमने बात करी कबीलाई व्यवस्था थी। तो कबीले के जो सरदार होते थे उनके साथ उन्होंने समझौता करने की कोशिश करी, उनको वार्षिक भत्ता देने की कोशिश करी।
लेकिन जो पहाड़ी लोग थे इस व्यवस्था को भी ज़्यादा समय तक नहीं मान पाए और इस प्रकार से ये संघर्ष जो था वो लगातार इनके साथ चलता रहा। किसके साथ? अंग्रेज़ों और पहाड़ियों के बीच का जो संघर्ष था वो ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसका एक तरीका निकाला था कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, कुछ ऐसी उस समय कुछ ऐसे लोग थे जो कृषि करना बहुत पसंद करते थे और वो लड़ाई झगड़े में भी बहुत निपुण थे। और वो लोग थे संथाल लोग। याद रखना, संथाल एक तरह की जाति के लोग थे जो कृषि करना अच्छी तरह से जानते थे और वो लड़ाई झगड़े में भी बहुत विश्वास रखते थे। इस प्रकार से उनका तोड़ जो अंग्रेजों ने निकाल लिया, उन लोगों को बसाना जो है, इन पहाड़ियों की जगह जो बसाना शुरू किया, इससे उनकी शत्रुता और भी बढ़ गई पहाड़ियों और अंग्रेजों के बीच में। तो ये है, आप बता सकते हैं कि क्या नीति उन्होंने अपनाई। क्या नीति अपनाई थी? क्रूरता की नीति अपनाई। 1760-80 में जो है मित्रता की नीति अपनाई, लेकिन दोनों ही काम नहीं आई और लास्ट में उनको संथाल लोगों को वहाँ पर बसाना जो शुरू किया, जिससे उनको थोड़ा सा राहत मिली। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? विद्रोह, अभी संथाल के बारे में मैंने कह दिया ना, एक विशेष प्रकार की लड़ाकू जाति थी और ये कृषि को करना जो है बहुत अच्छी तरह से जानते थे। तो ये जो संथाल थे, इन्होंने भी जो है 1855 ईस्वी में जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। ये अलग चीज़ है कि पहले अंग्रेजों ने ही इनको लेकर आए कहाँ, देखिए पहले बंगाल में जो है जमींदार लोग इनको जो है इनको लेकर आते थे और काम करवाते थे दिहाड़ी के बदले में, ठीक है। जब उनको लगा कि ये वो लोग होते हैं उनके लिए सहायक हो सकते थे, उन्होंने क्या किया, इन पहाड़ियों से निपटने के लिए उन्होंने क्या लिया, संथालों को लेकर आए पहाड़ों में, ठीक है। और ये वहाँ पर वो बसने लगे, उनको ज़मीनें दी और जंगलों को काटा जाने लगा और इन्होंने जो है लड़ाइयाँ भी करी। किसके साथ? पहाड़ियों के साथ। पहाड़ियों को जो है वो पीछे खेदा गया, दूर जो है उनको हटाया गया और इस प्रकार से वहाँ पर खेत बनने लगे और संथाल वहाँ पर सक्सेस हो गए। लेकिन यही संथाल बाद में अंग्रेजों के शत्रु बन गए। क्यों हुआ? इसके पीछे कारण क्या था? नंबर 1, संथालों को जो ज़मीनें जो है मिली थी, अंग्रेजों ने जिसे दिया था, जिसके ऊपर परिश्रम करके उन्होंने खेत स्थापित किए, पहाड़ों पर खेत बनाना सबसे मुश्किल काम है, उन्होंने वो सारा कार्य किया, कृषि योग्य भूमि भी बनाई, बढ़िया किया सब कुछ। लेकिन बाद में क्या, अंग्रेजों ने कौन से बंदोबस्त स्थापित किए? इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण क्या था, अब उनकी ज़मीनें जो थी वो उनके हाथों से निकलने लगी थी, क्योंकि उसका जो लगान था वो बहुत ऊंची दर थी और सबसे बड़ा इस्तेमारी बंदोबस्त में क्या था, अब ज़मीनें छीन ली गई थी और किसको बना गया था? मालिक बना दिया गया था जमींदारों को। तो जमींदार बड़े जो, तो इस तरह से उनकी ज़मीन जो उनके हाथ से जाने लगी और इसलिए संथाल क्या हो गए, उनके विरुद्ध हो गए। दूसरा, लगान अदा ना कर पाने की स्थिति में भी जो है, अब लगान बहुत ऊंचे थे, इसलिए क्या करते थे, वो जो साहूकार होते थे, जो ऐसे किसान जो अमीर हो गए थे, उनको साहूकारों से वो पैसा लेते थे और इस प्रकार से अब वो पैसा, आपको मालूम था कि पैसा तो बढ़ता जाता था उनके खातों में, जो है कभी भी सूद कम नहीं होता था, बढ़ता चला जाता। इस प्रकार से उनका क्या होने लगा, शोषण और उत्पीड़न होने लगा। तो ये भी जो है, ये भी इस चीज़ के लिए किसको मानते थे दोषी? वो अंग्रेजों को मानते थे। इस प्रकार से ये दूसरा कारण था, शोषण और उत्पीड़न। तीसरा हुआ उनकी ज़मीनों पर ज़बरदस्ती अधिकार करना, किसके द्वारा? अंग्रेजों के ऊपर। क्यों किया गया? क्योंकि ये जो पहाड़ी लोग थे, देखिए मैंने ये आपको फोटो भेजी है, ये वो पहाड़ियाँ जहाँ ये रहते थे। अब देखिए इस पहाड़ी को इतना काट दिया गया है, आप देखिए आपको केवल छोटा सा हिस्सा बचा है इस पहाड़ में, बल्कि ये पहाड़ जंगल हुआ करते थे। क्यों इसको काट दिया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो है मैग्नीज या कोई कोयला या कोई दूसरी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं, जिसकी वजह से इनको खोदा गया और इस प्रकार से पहाड़ पूरी तरह से ख़त्म हो गए। तो ये उस समय जो है मिलना शुरू हो गए थे और इस प्रकार से अंग्रेज उनको वहाँ से हटाना चाहते थे, किनको? संथालों को। और इसलिए भी इनके बीच में संघर्ष हुआ और ये भी संथाल और ब्रिटिश के बीच में विद्रोह होने का जो है कारण बना। चौथा क्या था? अपनी दुर्दशा के लिए ब्रिटिश शासन को उत्तरदायी समझना। मतलब जो भी उनके हालात थे उन सब के लिए वो किसको जिम्मेदार ठहराते थे? ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश सरकार को, उसके लिए उत्तरदायी समझते थे और वो चाहते थे कि हम इनके साथ लड़ें और एक ऐसा आदर्श संसार स्थापित करें जहां पर कानून व्यवस्था किसकी चलती हो, संथालों के द्वारा जो बनाया गया शासन जो चलता। तो ऐसा सपना भी था, तो इसलिए भी इन दोनों के बीच में जो है विद्रोह हुआ या संथालों ने विद्रोह किया। ऐसा शासन स्थापित करना है तो क्या करना पड़ेगा? अंग्रेजों से जो है वो क्या करना पड़ेगा? विद्रोह करना पड़ेगा। तो इसलिए भी विद्रोह हुआ। कब हुआ? 1855 ईस्वी में, याद रखना है। तो अंतिम जो क्वेश्चन है वो है अब फ्रांसिस बुकानन। ये जो फ्रांसिस बुकानन थे, ये बड़े गहरे, एक तरह बड़े स्कॉलर थे। यहाँ के लोगों की जो
या पहाड़िया लोग थे या संथाल लोग थे, उनकी समस्याओं को बड़ी अच्छी तरह से समझते थे। एक हम ये कह सकते हैं ऐसे व्यक्ति थे जो यहाँ के लोगों के साथ घुल मिल गए थे और उन लोगों का सहयोग भी इनको प्राप्त हुआ और उन्होंने जो कुछ लिखा वो अंग्रेज़ों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है हुआ है। देखिए अब फ्रांसिस बुकानन जो थे, फ्रांसिस बुकानन अंग्रेज जो चिकित्सक थे, क्या थे? चिकित्सक थे। अब चिकित्सक क्या होते हैं? बहुत पोलाइट होते हैं, वो सभी की चिकित्सा करते हैं। वो उनमें व्यक्तियों में से जो संथाल आते थे उनकी भी केयर करते थे, पहाड़िया लोग उनकी भी केयर आती, इसलिए वो लोग इनकी कदर जो है करते थे। तो 1794 ईस्वी में जो है से लेकर 1815 ईस्वी तक ये बंगाल में जो है चिकित्सा सेवा में कार्यरत थे। कब से लेकर? 1794 से लेकर 1815 ईस्वी तक ये बंगाल में चिकित्सक सेवा के कार्य पर कार्यरत थे। चिकित्सक थे, हो गया, डॉक्टर थे। कुछ समय तक जो है भारत के जो उस समय जो गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था वेलचली, इनके शल्य चिकित्सक, उनके पर्सनल जो है वो चिकित्सक भी रहे। ठीक है, गवर्नर जनरल के, तो मतलब ये कितने योग्य रहे होंगे, योग्य होंगे ना, तभी तो उस डॉक्टर को अपना डॉक्टर जो मानेंगे वो। उसने क्या किया, कलकत्ता, उस समय कलकत्ता अब कहा जाता है कोलकाता, अपने प्रवास के दौरान उन्होंने क्या किया, कोलकाता में अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना भी की थी। ये भी इनका जो है, इनके द्वारा जो कार्य किया गया। अलीपुर जो चिड़ियाघर है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया? फ्रांसिस बुकानन। उन्होंने क्या किया, बंगाल सरकार के अनुरोध पर, बंगाल सरकार ने क्या अनुरोध किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भी क्षेत्र है उनमें भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण करवाया। भूमि का सर्वेक्षण करवाया, विस्तृत सर्वेक्षण कि कौन कौन सी भूमि जो है, किस तरह की भूमि है, कौन सी उपजाऊपन है, कौन सा कम उपजाऊपन है, किस भूमि में क्या चीज़ है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या होना चाहिए, ये सारा सर्वेक्षण किसके द्वारा करवाया गया था? फ्रांसिस बुकानन के द्वारा। तो इस प्रकार से 3 के लिए इंपॉर्टेंस होगी फ्रांसिस बुकानन। एक तो चिकित्सक थे ये, 1794 से लेकर 1815 से बंगाल में चिकित्सा विभाग में कार्य किया और सभी लोगों की सेवा करी। दूसरा, लॉर्ड वेलजली के ये सेलर्स चिकित्सक रहे। तीसरा कार्य, उन्होंने अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना करी और चौथा कार्य उन्होंने क्या किया, भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो बंगाल में जमीन थी उसका विस्तृत सर्वेक्षण किया और 1815 में वापस इंग्लैंड चले गए। तो ये भी 3 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इस पूरे अध्याय से जितनी भी इंपॉर्टेंट जो तिथियां हैं उनके बारे में मैं एक एक करके आपसे, आप जानते होंगे, याद होगा पिछले भाग से भी, लेकिन ये शायद मैंने आपको नहीं बताया था। 57 की बात करी थी, 1757 की बात हुई थी, प्लासी का युद्ध। 1765 की बात है, 1765 या 64 में जो है बक्सर युद्ध हुआ था और उसमें 65 में जाकर अंग्रेजों को जो है युद्ध में जीत के, तो वहाँ के शासक ने क्या कर दिया, उनको जो है दीवानी, पूरे बंगाल की जो दीवानी सौंप दी। दीवानी का मतलब क्या हुआ कि अब वो पूरे बंगाल से जो है जो रेवेन्यू था, भू राजस्व कर था, उसे कलेक्ट करने का अधिकार उन्हें मिल गया। वो राजा को नहीं जाएगा, कौन इकट्ठा करेंगे, वो अंग्रेज लोग जो है वो लेंगे, हासिल करेंगे। तो इसे कहा गया दीवानी प्राप्त करना। बहुत बड़ी बात है, दूध के ऊपर से मिलाई खाना, उसको कहा जाएगा आपका दीवानी प्राप्त करना। पैसा ही आएगा, सीधा पैसा आएगा और उससे आप अब जो है अपने हथियार भी खरीद सकते हैं, अपने आप को शक्तिशाली बना सकते हैं। तो यही से शासन प्रारंभ हुआ था, दीवानी लेने से। बंगाल सबसे उपजाऊ प्रांत उस समय हुआ करता था। अब आता 1793, ये याद होगा आपको, पहले उसमें आया था और बहुत सही कहा, इस्तेमारी बंदोबस्त की स्थापना जो है यहाँ पर हुई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। फिर 1794 ईस्वी, ये जो डेट है किसके लिए है, अभी किया हमने 1794, फ्रांसिस बुकानन जो है वो भारतवर्ष में आए थे। 1800 ईस्वी में, अब देखिए इसका महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे भारतीयों के लिए चाहे अंग्रेजों के लिए। 1800 ईस्वी में क्या हुआ था, ये जो संथाल जो थे, ये इनका आगमन जो है हुआ था बंगाल में, याद रखना, या पहाड़ियों में जो है, राजमहल की पहाड़ियों में इनका आगमन करवाया था, अंग्रेज लेकर आए थे इनको। 1815 ईस्वी में क्या हुआ, ये बुकानन जो है वापस चले गए थे, ये भी डेट यहाँ पर है। फिर 1820 ईस्वी में क्या हुआ था, ये मद्रास में जो रैतवाड़ी बंदोबस्त था, थॉमस मुनरो, याद होगा, तो ये जो है वो हुआ था। और 1855 ईस्वी में, अभी ये डेट गई है, ये है 1855 में क्या हुआ, संथालों ने विद्रोह किया था ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध। तो इस प्रकार से ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। अंतिम 2 लाइनें आपके लिए, आज का विचार, जिंदगी में ऐसी विफलताएं भी होती हैं, विफलताएं जब आप सफल नहीं होते हैं, आप असफल होते हैं, तो जिंदगी में ऐसी विफलताएं भी होती है जहां मंजिल तो पास थी लेकिन हमने अनजाने में प्रयास बंद कर दिए। तो याद रखिए,
अपने प्रयासों को कभी भी बंद ना कीजिए। हर प्रयास कुछ न कुछ आपको जो है जरूर सिखाता है। बल्ब को बनाने में केवल 2 प्रयत्न नहीं किए थे, 10,000 प्रयत्न करने के पश्चात उनको जो है वो सफलता प्राप्त हुई। तो सोचिए कितने प्रयास उन्होंने किए। तो तभी कहते हैं प्रयास हर बार कुछ नई चीज़ आपको सिखाता है और आप आगे बढ़ते हैं। तो आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप मुझे बड़े ध्यान से सुनते हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।